नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जेपीएससी के बैच में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी सेक्शन में उद्देशिका को। ठीक है, देखिए उद्देशिका आज भी समाप्त नहीं हो पाएगा, कल हम लोग जाके उद्देशिका को खत्म करेंगे, यानी कि प्रस्तावना को 3 क्लास में लूंगा ही लूंगा। पहला क्लास हो गया है, आज दूसरा क्लास है और तीसरा क्लास। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये आपका जो बैच है ऑफिशियल बैच, ठीक है ना, ये आपका बैच मैंने पीटी के लिए बनाया है, लेकिन भरपूर मैं आपको कंसेप्ट दे दूंगा हर सब्जेक्ट में, ना केवल पॉलिटी, ना केवल हिस्ट्री, ना केवल ज्योग्राफी, ना केवल इकोनॉमिक्स, ना केवल मिसलेनियस में जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी भी, उसमें भी आपको पूरा ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कई कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के दे दिए। उसमें जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए जब मेंस में जब बैठेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जनरल साइंस के नाम से इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है, आप वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे बात कर ले, या फिर भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे पढ़े, वो सारा जलवायु परिवर्तन में आने वाली समस्याएं क्या कारण है, वो सब चीज मैं आपको दे दूंगा। इतना है कि आप मेंस लेवल पे अपने आप को तैयार कर लेंगे इस पीटी सेक्शन में ही। और ये आप जीता जागता एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखिए मेंस में कुछ नहीं है भाई, देखिए मेंस में है क्या पहले समझिए। मेंस में आपकी जो व्यवहारिक विचार हैं, ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूं इस व्यवहारिक विचार को ही आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, या फिर आने आपको सीखना होगा। इसके लिए आपको हर टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए। जैसे अभी हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, उद्देशिका को पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में आपको समझा देता हूं अच्छे से। जैसे कि पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उद्देशिका। लेकिन उद्देशिका आप अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस उद्देशिका को अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि उस उद्देशिका, देखिए पीटी और मेंस का मतलब समझिए। पीटी में ये जो फैक्ट मैंने यहां लिख दिया, ये बस पीटी हो गया आपका, और इसमें जो भी थोड़ी बहुत चीजें जो जानकारी है वो हो गया पीटी। लेकिन मेंस क्या है, ये समाजवादी जो लिखी गई बातें हैं, ये पंथ निरपेक्ष, ये लोकतंत्रात्मक, ये गणराज, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे शब्दों का व्यवहारिक विचार ही आपका मेंस कहलाता है। अब मेंस में आप इसको जितना खूबसूरत लिखेंगे, यानी आपको इसके ऊपर जितनी जानकारी है तभी लिख पाएंगे। दूसरी बात, आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए। तो फैक्ट तो आप पीटी में याद करते ही हैं। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपके यूपीएससी का पूछा गया सवाल है ये। और देखिए मेंस में तो क्वेश्चन रिपीटेड होता ही है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगा के जाते हैं। और मैं आपको दिखला रहा हूं यूपीएससी फिर यूपी पीसीएस पूछे हैं, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछे जाएंगे। चाहे अभी 71वीं बीपीएससी जो आने वाली है, 70वीं बीपीएससी जो होने वाली है, या अभी आप जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये पूछा गया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। सवाल आपसे ये, मैंने आपको लाइव सेशन में भी ये सवाल मैंने रखा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है कि नहीं भाई। हमारी उद्देशिका में लिखी गई है साफ साफ शब्दों में। तो भारत अगर एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अब ये राज्य का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है तो आप उसका वर्णन करें, व्याख्या करें। और साथ के साथ ये भी लिख दिया गया है, देखिए फैक्चुअल बातें आपको याद है कि नहीं, कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल पंथ निरपेक्षता शब्द को बल प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है कि आप हमें यह बतलाइए कि पंथ निरपेक्ष राज्य अगर भारत है तो कैसे है, यानी आपको पूरा ओवरव्यू देना होगा पंथ निरपेक्षता के बारे में, समझाना होगा, लिखना होगा। दूसरी बात, इसके बाद आपको यह बतलाना है, आपने बतला दिया कि भारत एक, पहले तो आप ये बतलाएंगे कि पंथ निरपेक्षता का शब्द का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्षता में पंथ क्या है, निरपेक्षता क्या है, फिर पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता के बीच के अंतर को हम लोग बता देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रूव कर लेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। और साथ के साथ फिर हम आपको यह बतला देंगे कि भारत में जो संविधान है उस संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमें क्या बतला रहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्षता वाला राज्य है। बस ये सवाल खत्म। तो आपको मैंने कहा ना कि ये बैच ऑफिशियल बैच जो हमने बनाया है मेरे भाई, पेपर 1 पेपर 2 के लिए एकदम पीटी लेवल पे। तो देखिए मैं इसीलिए इसको मेंस नहीं कह रहा हूं बार बार, क्योंकि देखिए मेंस के लिए भाई समय चाहिए बिल्कुल। और ये मात्र केवल 4000 फी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग ही भाई बर्दाश्त नहीं करिएगा कि 4000 में पीटी प्लस मेंस क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं पीटी ही रख करके, हाँ पूरा टारगेट है कि आप खुद जब पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में अपने आप को इतना जानकारी अपने आप रख पाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक पे अगर आपके पास 50 60 100 90 पेज 90 शब्दों का, नॉट पेज, शब्दों का अगर कंटेंट रह गया
जैसे G20 के बारे मैंने दे दिया 60-70 शब्दों में, अब आप उसको मेंस में आराम से खींच लीजिएगा करंट से जोड़ करके। तो ये आपके अंदर कला मैं डेवलप कर रहा हूं धीरे धीरे। जो जुड़ना चाहते हैं ऑफिसर बैच से जुड़े। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी सवाल है, अभी ऑफर है 4000, जैसे नोटिफिकेशन आएगी ये फी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और आप उनका फीडबैक भी देख सकते हैं। चलिए मेरे भाई, पीटी बैच है बट मैं बहुत अच्छा स्किल आपका डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले तो ये सवाल को रोकते हैं, पहले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा है उद्देशिका को, क्योंकि उसी आज के ही क्लास में इसका पूरा मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उद्देशिका में एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया। सबसे पहले उद्देशिका के बारे में बात किया जाए तो क्या है, क्या चीजें लिखी गई है। तो सबसे पहला जो शब्द लिखा क्या गया है, हम भारत के लोग। अब यही हम भारत के लोग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यही संविधान का क्या है, स्रोत है। मैंने बताया था पहले ही दिन के ही क्लास में, संविधान का स्रोत क्या है आपका, हम भारत के लोग। और ये कहां से लिया गया है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। जस्ट कॉपी हमने क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद मैंने आपको क्या बतलाया था कि भारत को, हम भारत के लोग क्या करना है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत को क्या बनाना था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता वाला राज्य, यानी कि सोवरेन। ये हमने समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे कि समाजवादी बनाने का मतलब क्या है और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। और अगले दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे लोकतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र को समझेंगे, एंड गणराज्य यानी कि रिपब्लिक को पढ़ते हुए ये पूरा उद्देशिका हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाजवादी शब्द को समझते हैं कि ये समाजवादी शब्द क्या है। बाकी ये सब हमने कर रखा है भाई, आपको सारी चीजें याद भी होगी। तो चलिए आज हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो हमें क्या समझना है, समाजवाद के बारे में, ठीक है ना। कल हमने संप्रभुता के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है ना। यानी संप्रभुता हमारा क्लियर है। आज हम लोग समाजवादी समझेंगे, पंथ निरपेक्ष समझेंगे, कल हम लोग लोकतंत्र के बारे में और गणराज्य, ठीक है ना, यानी कि डेमोक्रेटिक और एक आपका रिपब्लिक के बारे में समझेंगे। तो पांचों शब्द क्लियर हो जाएगा। 5 शब्द कहने का क्या मतलब है, एक है संप्रभुता, सेकेंड है आपका समाजवादी, तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, फोर्थ है आपका लोकतंत्रात्मक और फिफ्थ है आपका गणराज्य। चलिए भाई, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समाजवाद के बारे में, यानी कि आज हम लोग सेकेंड वर्ड को क्लियर करने वाले हैं, समाजवाद। पहला हमने संप्रभुता को क्लियर किया है और बहुत सारी चीजें हमने जानकारियां वहां पे ली थी प्रस्तावना के बारे में। नेहरू जी का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ याद है ना, कि मैं उसको रिकॉल करवाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन फिर से बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। देखिए समाजवाद, सबसे पहले तो समझिए, समझ में आपको ये सवाल आपसे पूछा जाता है प्री में कि जो समाजवादी शब्द है, ठीक है, ये जो समाजवादी शब्द है हमने अपने संविधान में किस देश से प्रेरित होकर के लिया था। तो याद रखिएगा, हमने अपने संविधान में समाजवादी शब्द आपके जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड सोवियत, ठीक है ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूस। 1991 में इसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था। देन यहां से फिर क्या हुआ, सारे देश अलग हो गए, रूस अलग हो गया, और रूस फिर यहां से कमजोर पड़ता है। और पृथ्वी जो 2 ध्रुव था, 2 पोल में बटा हुआ था, और पृथ्वी 1 पोल में बटता है, यानी कि फुल पावर किसके पास, अमेरिका के पास। सारा कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है सर। तो समाजवादी शब्द हमने अपने संविधान में किस देश से प्रेरित होकर के लिए हैं, तो हमने पहला जवाब दे दिया सर, रूस से लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो समाजवाद है शब्द, इस समाजवाद शब्द का ये उद्देश्य क्या देता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक, ध्यान से समझिएगा, सामाजिक और आर्थिक, क्या क्या, सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करना। देखिए अब आप ना जेपीएससी बीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक शब्दों का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्थापित करना, क्या शब्दों का समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। यानी सामाजिक कहने का मतलब है आपका क्या, सोशल, ठीक है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, क्या, समता मतलब इक्वलिटी, ठीक है ना। यानी कि हमें सामाजिक आर्थिक समता स्थापित करना है। अब एक वर्ड आप समझिए, यहां पे मैंने लिखा है समता। जो आप रेलवे, एसएससी, छोटे छोटे एग्जामिनेशन की, जेएसएससी की तैयारी करते हैं, तो आप क्या बोल देते हैं, समानता। ये एक गलत शब्द है मेरे भाई। समानता का मतलब क्या है, सिमिलरिटी, ठीक है ना। अब एक बात बतलाइए,
जैसे कि आपके पास ये एक चेयर है तो आप इसके समानता एक और चेयर आप बना सकते हैं, यानी कि एक सिमिलर आप इसके चेयर बना सकते हैं। लेकिन अब एक बात बतलाइए, कोई एक विचार होगा, ठीक है ना, कोई भी एक विचार, जैसा भी विचार है, क्या इसके सिमिलर कोई विचार हो सकता है? नहीं। हाँ, उसके समता हो सकता है, यानी कि उसके इक्वल हम कोई विचारधारा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज वही चीज नहीं पॉसिबल है। यानी कि कहा जाए तो कोई सॉलिड चीज होना चाहिए हमें इक्वलिटी के लिए, सॉरी सिमिलैरिटी के लिए, यानी कि समानता के लिए। इसलिए ये शब्द हम अब आज के बाद से यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, समानता शब्द यूज नहीं करेंगे। अच्छे लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे शब्दों का भी चयन करना बहुत जरूरी है। यानी हमने ये समझ लिया सर कि समाजवाद शब्द जो हमने अपने संविधान में जोड़ा है किस देश से प्रेरित होकर के, तो यूएसएसआर या फिर रूस कहेंगे। और ये समाजवाद शब्द का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक और आर्थिक जो समता है उसको स्थापित करना, यानी कि सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश्ड करनी है, ठीक है। इसका उद्देश्य समाजवाद का क्या है समझ में आ गया। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, ठेठ भाषा में समझा जाए तो जो अमीरी और जो गरीबी आप देखते हैं, ठीक है ना, अमीरी गरीबी को खत्म कर देना ही आपका क्या करना है, समाजवाद का अर्थ हो गया ठेठ भाषा में। ठेठ भाषा कहने का मतलब क्या है कि आप, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, दो पर्सन है, एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। ये एक इंजीनियर है और ये एक आपका 10th पास एक बंदा है। अब ये जो जॉब करेगा ऑफिशियली जॉब कर रहा होगा और ये एक लेवल यानी कि श्रमिक वाला जॉब करेगा। इसकी सैलरी 20K और इसकी भी सैलरी 20 की। तो कहीं भी गरीबी या अमीरी रही नहीं, बस आपका जॉब प्रोफाइल आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो ये है आपका अर्थ समाजवाद का, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में तो क्या ये चीजें तो आप लिख नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका अर्थ? इसका अर्थ ये रखना है कि यहां पे कोई अपनी संपत्ति की बातें नहीं होगी। मतलब हमारे पास इतनी संपत्ति, आपके पास इतनी संपत्ति है, यानी कि वहां का जो कर्ता धर्ता सरकार है। जहां समाजवाद है वहां पे सरकार है, ठीक है ना, सब सरकार के एक तरह से चेले हैं। मतलब यहां पे कोई आप बोल नहीं सकते कि हमारी संपत्ति इतनी है, यानी कि यहां पे संपत्ति क्या होगा, अनुपस्थित है। यानी कि यहां पे एसेट जो है आपका, वो एसेट क्या है आपका, एब्सेंट है, यानी कि संपत्ति की यहां पे अनुपस्थिति रहेगी। मैं इसका अर्थ बतला रहा हूं सर, आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में अब सुनिएगा ध्यान से, समझिए। सामाजिक आर्थिक इसका उद्देश्य है समता लाना, स्थापित करना। तो सामाजिक आप जो लिखेंगे एग्जामिनेशन में, मैं लिख करके नोट्स भी अपलोड करूंगा, सामाजिक आर्थिक समता लाने के लिए, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक समता लाने के लिए, क्योंकि इसका उद्देश्य तो यही है ना। तो लाने के लिए क्या करना है, सामाजिक समता स्थापित लाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है ना, लाने पर हमें क्या करना है, उस पर बल देना है। सामाजिक आर्थिक समता लाने पर, सामाजिक आर्थिक समता लाने पर हमें क्या करना है, बल देना है। पहला चीज हमें क्या करना है, बल देना है। इसके बाद जो कमजोर हैं, ठीक है ना, यानी कि जो गरीब हैं, जो शोषित व्यक्ति हैं, ठीक है ना, यानी निचले तबके के लोग हैं, जो मेन मीडिया से बाहर लोग रह रहे हैं, जो दमित वर्ग के लोग हैं, जो दमित वर्ग के जो लोग हैं, उनके हित की रक्षा, ठीक है ना, उनके हितों की रक्षा। ये आपका एग्जाम में लिखा जाने वाला बहुत ही सटीक लाइन है, किताबी भाषा है। दमित वर्गों के हितों की क्या करना है, रक्षा करनी है, रक्षा की जाए, ठीक है ना, यही क्या है इसका अर्थ है। एवं इनके लिए क्या करना है, कुछ कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हमें सुनिश्चित करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी। तो आपको क्या समझ में आया सर? आपने ये समझा सबसे पहले कि हमने जो समाजवाद शब्द लिया है, हमने समाजवाद शब्द यूएसएसआर से प्रेरित होकर रूस से अपने संविधान में जोड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है, जो सोशल इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको स्टैब्लिश करना है, सामाजिक आर्थिक समता स्थापित करना है। और इसकी अर्थ की बात की जाए तो हम इस सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें इस पे बल देना होगा, यानी इसका एक अच्छा प्रकोप बनाना होगा, हर एक जगह मैसेज देनी होगी। और सबसे पहला तो हमें ये इनिशिएटिव लेना होगा। सेकंड, जो कमजोर हैं, जो शोषित है, जो दमित वर्ग के जो लोग हैं, उनके हित की रक्षा करनी होगी, ठीक है ना। जैसे कि कोई आदिवासी है, उनकी जो जमीन है जो हड़पा जा रहा है, तो उनके हितों की रक्षा करनी होगी। उनके पास जो जमीन है कृषि खेती योग्य, उसको वो बचाना होगा, तो उनके हितों की रक्षा करनी होगी। साथ के साथ उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी होगी,
जैसे कि उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम जैसे सरकार चलाती है कि हर महीने उनको राशन दिया जाएगा, हर महीने कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं चलाने से जो अमीर है उस अमीर के टैक्स काट करके इसको नीचे लाया जाएगा, और ये जो गरीब है इस तरह के कार्य करके इनको बराबरी में लाया जाएगा, ये अमीर और गरीब को। ये उद्देश्य है समाजवाद शब्द का। क्या बताइए, कोई दिक्कत है समाजवाद समझने में? होप सो कि अब आपको कहीं पे भी समाजवाद समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां समाजवाद कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां अमीरी गरीबी की बात नहीं है, यहां पर अमीरी गरीबी दोनों को हमें बराबर एक लाइन में दोनों को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, इसके बाद दो विचारधाराएं हैं समाजवाद जो हम लाने के, दो तरीके हैं। ठीक है ना, समाजवाद जो हम बात कर रहे हैं यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी लानी है, इक्वालिटी को लानी है, समाजवाद हम दो तरीके से ला सकते हैं। दो विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा है मार्क्सवादी का और एक है गांधीवादी का। यहां से भी बहुत अच्छा सवाल आपका बनता है पीटी में भी। मार्क्सवादी विचारधारा है समाजवादी लाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए, समाजवाद होगा, ठीक है ना, समाजवाद लाने के लिए। और एक है आपका गांधीवादी विचारधारा। आखिर ये विचारधाराएं बोलती क्या है और भारत में कौन सी विचारधारा को अपनाया है समाजवाद लाने के लिए, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए मार्क्सवाद का जो विचार है, यानी देखिए ये समाजवाद को डिफाइन करना मुश्किल है, हर जगह हर देश के अकॉर्डिंग समाजवाद को डिफाइन किया गया। ठीक है ना, तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया कि सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए मेन इसका उद्देश्य है। इसका अर्थ क्या है, जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उनके हित की रक्षा करनी है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हमें सुनिश्चित करनी है, हमारा समाजवाद का क्या है, उद्देश्य है। अब मार्क्सवाद क्या कर रहा है कि जो अमीर है भैया उसको पकड़िए और उसको जान से मारिए, तो भाई सीधा अमीर ही खत्म हो जाएंगे, ना तो गरीब ना तो अमीर की बातें यहाँ पे स्टेब्लिश है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है मार्क्सवादी में क्या, अहिंसा की। समझे, मार्क्सवाद क्या कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर है भाई, सारे मजदूर सारे गरीब लोग एक हो लीजिए और सारे अमीरों को खत्म कर दीजिए, मार डालिए, मतलब जितने भी पूंजीपतियां हैं, तो गरीबी या अमीरी की बात होगी नहीं। तो ये किसको बल दे रहा है, अहिंसा को बल दे रहा है, मार्क्सवादी की विचारधारा। लेकिन गांधीवादी में तो कहीं भी अहिंसा मैंने लिख दिया भाई, यहां पे जो देखा जा रहा है मार्क्सवादी में क्या, हिंसात्मक रूप देखी जा रही है। यानी कि यहां पे क्या देखा जा रहा है, हिंसा। अब किसी को मारना, पीटना, किसी की मृत्यु कर देना, ये तो हिंसात्मक रूप ही है ना, एक हिंसा ही विचारधारा यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो मार्क्स का क्या विचार है कि अगर आपको समाजवाद लाना है, यानी कि गरीबी अमीरी खत्म करनी है, तो जो पूंजीवादी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको पकड़िए और उनकी मृत्यु करिए, उनको मारिए। गरीबी अमीरी की कोई भी बातें यहाँ पे होगी नहीं, सभी अमीर और सभी गरीब कहलाएंगे। ये हो गया एक मार्क्सवाद का विचार। लेकिन गांधीवादी क्या भाई, हिंसा का गांधीवाद के पास कहीं भी जगह नहीं है। ठीक है ना, हिंसा की कोई भी जगह नहीं है गांधी जी के पास। इनका क्या कहना है कि अगर आपको समाजवाद लाना है, ठीक है ना, समाजवाद लाना है मतलब कि सामाजिक और आर्थिक समता अगर आपको लानी है तो आपको इस पे निरंतर काम करना पड़ेगा। कोई एक बार आपको इनिशिएटिव लेकर के ये चीजें दूर नहीं होगी, आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। निरंतर काम करना मतलब जैसे कई सारे कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ेगी आपको, कई ऐसे आरक्षण आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, समझे आप, और उनके हित की रक्षा करनी पड़ेगी। ये निरंतर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आपके राज्य में क्या हो पाएगी, समाजवादी स्टैब्लिशमेंट हो पाएगी। तो भारत किसके विचारधारा को, या फिर समाजवाद जो भारत में है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवाद, भारत को क्या बनाना है, समाजवाद। तो भारत समाजवाद बनाने के लिए किसकी विचारधारा को फॉलो करता है, मार्क्सवाद की या फिर गांधीवादी? तो पहला तो जवाब यह है कि गांधीवादी विचारधारा को अपनाया है भारत ने। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना भाई, हर एक चीज समाजवाद के बारे में क्लियर है? ठीक है सर। अब आपको ये मैंने बतलाया था, क्या मैंने बतलाया था कि तीन शब्द में क्या, एक आपका शब्द है अखंडता, ठीक है, यानी इंटीग्रिटी, और दो शब्द आपको इधर मैंने बताया सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, और सेक्युलरिज्म। इसे हमने प्रस्तावना में कब जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, है ना जी। यानी हमने कब जोड़ा, 1976 में। हम आजाद कब हो रहे हैं, 1947 में। संविधान लागू कब हो रही है, 1950 में। और ये समाजवाद शब्द को जो अभी हम लोगों ने समझा है, इसे हमारे प्रस्तावना में या संविधान में कब जोड़ा गया है, 1976 में। इसका कहने का मतलब क्या है कि भारत समाजवाद कब बन रहा है, 1976 में। ये बहुत अच्छा सवाल है,
आपसे देखिए एज ए इंटरव्यू में या मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है, इसकी झलक हमें क्या 1976 के बाद देखने को मिलती है, जब संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद जब हम समाजवाद के शब्द को हमने जब जोड़ा? तो नहीं, ऐसी बातें नहीं है। क्यों? मैं अभी आपको प्रूव करता हूं। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ 1947 के बाद ही भारत एक समाजवाद बन चुका था। कैसे? अब इसको समझिएगा। देखिए 1948 में भारत जब आजाद हो रहा है, 1947 में जस्ट उसके अगले साल पहली फर्स्ट औद्योगिक क्या आई थी? नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ठीक है ना? क्या आई थी? औद्योगिक नीति आई थी। क्या आई थी सर? औद्योगिक नीति आई थी। फर्स्ट औद्योगिक नीति आई थी। औद्योगिक नीति आई थी। इस औद्योगिक नीति में क्या बोला गया था? क्या घोषणा किया गया था? इस औद्योगिक नीति में यह घोषणा किया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था घोषित की गई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था कह दिया गया है, इसका मतलब समाजवाद तो यहीं से इंटर कर चुका है। कैसे सर? तो समझिए कैसे। समाजवाद कहने का मतलब क्या है? सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है? यहां पे पूंजीवाद भी होंगे और समाजवाद भी होंगे, है ना भाई? पूंजीवाद मतलब कि बिजनेस पर्सन हो गया, समाजवाद यानी कि गवर्नमेंट सरकारी जॉब हो गया। तो गरीब और अमीर यहां पे दोनों हैं। यानी कि पहली जो औद्योगिक नीति आई, इस औद्योगिक नीति से ही भारत में समाजवाद आ चुका था। ठीक है ना? भारत समाजवाद हो चुका है यहीं से ही, 1948 से ही, पहली औद्योगिक नीति से ही। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हमने 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट करके जब समाजवाद शब्द को हमने अपने प्रस्तावना में जोड़ा तब भारत एक समाजवाद राज्य बन रहा है, ऐसा नहीं है। भारत में समाजवाद कब से है? 1948 से। ये आप इसका जवाब देंगे। दूसरी बात, एक और झलक मैं आपको दिखलाता हूं। जब संविधान लागू हो रहा है 1950 में, तो आपने संविधान पढ़ने के दौरान आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे भी, तो राज्य की जब नीति निर्देशक के जो प्रावधान है इसमें, ठीक है ना, इसमें जो भी प्रावधान है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें इसके प्रावधान में आपको समाजवाद का, ठीक है ना, समाजवाद तत्व आपको इसमें ऑलरेडी मौजूद देखने को मिलेंगे। यानी कि समाजवाद की बातें इसमें की गई है। तो ये भी क्लियर हो गया। सारी चीजें समाजवाद के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग पंथ निरपेक्ष के पास आ जाएंगे, क्योंकि अगला तीसरा जो शब्द है आज हम लोगों को पंथ निरपेक्ष खत्म करना है। यहां तक चलिए। समाजवाद हमने शब्द किस देश से प्रेरित होकर के लिया है? तो सर रशिया, यूएसएसआर से लिया है। भाई एक एक चीज याद करते चलेंगे। समाजवाद का मतलब क्या है? सोशल इकोनॉमिक क्या करना, हमें इक्वालिटी स्टैब्लिश करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करनी है। इसके बाद इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो भी यहाँ पे आपकी जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले क्या करना है? उनकी हित की रक्षा करनी है। उनके लिए कई सारे कल्याणकारी योजनाएं चलानी है और सामाजिक आर्थिक समता लाने पर हमें बल देना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी कोई संपत्ति की बातें नहीं होती है। कहाँ पे? समाजवाद में। इसके बाद हम जब समाजवाद की बात करते हैं तो इसमें दो विचारधाराएं आती है। एक होती है मार्क्सवादी की, जिसमें हिंसा की बातें की गई है कि अगर आपको गरीबी हटानी है तो जितने पूंजीवाद हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनकी मृत्यु करिए, गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हिंसा को प्रमोट कर रहा होता है। लेकिन गांधीवादी विचारधारा कहीं पे भी यहाँ हिंसा की जगह नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर आपको सामाजिक आर्थिक समता लानी है तो आपको क्या करना होगा? निरंतर इसमें प्रयास करना होगा। आपको निरंतर इसकी बातें करनी होगी। आपको निरंतर इसमें आरक्षण देना होगा। निरंतर इसके कुछ समुदाय को आपको चिन्हित करनी पड़ेगी। कई सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी पड़ेगी। तब जाके धीरे धीरे जो गरीब तबका है वो ऊपर उठेगा और अमीर के बराबर आ पाएगा और समाजवाद स्टैब्लिश हो पाएगी। ये गांधीवादी विचारधारा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर मार्क्सवाद का जो विचारधारा है, यानी जहां पे ये विचारधारा है, तो देखिए ये विचार धीरे धीरे चेंज होते चला गया। चाइना की अब समाजवाद जो विचारधारा है वो अलग है, ये मार्क्सवादी के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर रूस में लेनिन जो आए, सत्ताधारी, सत्ता संभाला लेनिन, उनका फिर समाजवाद का विचारधारा अलग हो गया। मतलब उनका वहां पे समाजवाद का एक अलग डेफिनेशन है। इसीलिए समाजवाद को डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं है। हमने अपने भारत के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। इसके बाद हमने ये बोला कि अगर समाजवाद की जब बात करें तो हम अपने प्रस्तावना में तीन शब्द, एक है आपका समाजवाद, एक है आपका धर्मनिरपेक्षता और एक है आपका अखंडता, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, आपका सेकुलरिज्म हो गया और एक आपका हो गया सोशलिस्ट, है ना, समाजवाद।
तो इन तीनों को हमने अपने प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा है। तो क्या भारत जो संविधान भारत में समाजवाद कब 1976 से आया? तो बिल्कुल नहीं। जब 1948 में फर्स्ट औद्योगिक नीति आई, यानी कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में घोषणा हुई थी क्या कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित कहने का मतलब कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है। तो समाजवाद का यहीं पे आपका क्या हो चुका था, एंट्री हो रखा था। यानी भारत 1948 से ही समाजवाद में, या फिर भारत में समाजवाद है। कब से? 1948 से ही। और इसका एक और जीता जागता एग्जांपल मैंने दे दिया। देखिए ये एग्जांपल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये सब तो पीटी में नहीं आएगा ना भाई, मेंस में ये सब लिखने में काम आएंगे, इंटरव्यू में आपको जवाब देने में काम आएगा। भाई इंटरव्यू में भी आपको खंगाल दिया जाएगा, क्या सोच रहे हो आप? कितने आपने लक्ष्मीकांत ये सब अच्छे से पढ़िए, मैं तो करवा रहा हूँ, उस पर ही काम करवा रहा हूँ भाई। पूरी लक्ष्मीकांत आपका पूरा 11th का एनसीईआरटी पे काम करके मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो आपकी जरूरत नहीं है ये नोट्स का, बस पॉइंट डाउन करते चलिए, नोट्स भी मिल रहा है आपको, अब बहुत तगड़ा हो जाएगा आपका। देखिए पीटी से तो रुके नहीं, पीटी तो रुकेगा नहीं, मेंस में और थोड़ा मेहनत कर लेंगे हम लोग, आगे बातें कर लेंगे भाई, आपको और भी चीजें बतलाऊंगा भी, तो आपके और भी अच्छे हो ही जाएंगे भाई। बाकी मैंने बोला कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें हम डीपीएसपी की बातें कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्या है, प्रावधान है, प्रपोजल किसकी है, समाजवाद तत्व की। तो भारत 1976 में समाजवाद को नहीं अपनाया या समाजवाद नहीं आया, जब आजाद हुआ भारत तभी से है। तो ये हो गया बातें आपकी समाजवाद की। अब अगला शब्द है पंथ निरपेक्षता, ठीक है ना। भारत को क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरेन, यानी कि संप्रभुता हमने बना लिया, समझ लिया कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। समाजवादी बनाना है, ये भी समझ लिया, समाजवादी बनाने का मतलब है कि सोशल और इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समता लानी है। पंथ निरपेक्ष, यानी भारत को पंथ निरपेक्ष बनाना है। अब एक बात ये समझिए कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा मीनिंग यहीं पे है। अब यहां से इस मेंस के जवाब को पूरा लिख पाइएगा। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं पंथ निरपेक्षता को। सबसे पहले तो देखिए पंथ निरपेक्ष कहने का क्या मतलब है, इसको इंग्लिश की बात कर ले। पंथ, देखिए एक एक चीज इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग एकदम। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या हो गया, सेक्युलर, ठीक है ना, सेक्युलर हो गया इंग्लिश मीनिंग। तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है कि भारत को क्या बनाना है, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब ये कि भारत राज्य का, समझिएगा, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, आप सऊदी अरबिया चल जाइए, ठीक है ना, आप सऊदी अरबिया चले जाइए या पाकिस्तान ही चले जाइए, ठीक है ना, तो वहां पे जो शासन चलाया जाता है ना, धर्म के अनुसार चलता है। वहां पे आप देखेंगे तो धर्म के अनुसार चलता है, उस धर्म में जो भी बातें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वहां पे शासन चलेगा। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। भारत कैसे चलेगा, भारत संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म में लिखी गई बातें उसको फॉलो हमारा संविधान या फिर हमारे भारत में नहीं होती है। कोई भी धर्म की बातें यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि हमारा भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां उसका अपना एक धर्म है और उस धर्म में लिखी गई बातों के अकॉर्डिंग ही वहां पे शासन चलता है। समझ में आया भाई? लेकिन भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आया ना, कि भारत में अपना कोई, भारत का अपना कोई राज्य, अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है ना, किसी धर्म से प्रेरित होकर के, जैसे कि आप सऊदी अरब या पाकिस्तान चले जाइए तो वहां पे धर्म से प्रेरित होकर के, मुस्लिम कंट्री है, तो उनके जो कुरान में जो बातें लिखी गई है, तो उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस देश का, पूरा उस धर्म ग्रंथ के ऊपर ही क्या होता है, आधारित हो जाता है। यानी कि वहां पे जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था होगी उस धर्म से प्रेरित होकर के ही संचालित होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पे हमारे देश में शासन संचालित नहीं होगी। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब है। अभी और भी इसको तोड़ेंगे, एक एक करके खोलेंगे सर। ये तो मैंने जस्ट बेसिक चीजें मैंने बतलाया कि पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या। तो पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब अभी हमने थर्ड चीजें ये समझा कि पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब ये कि भारत अगर एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत में जो कोई धर्म की मान्यताएं या धर्म, मतलब धर्म में लिखी गई कोई भी बातें, कोई एक स्पेसिफिक धर्म में लिखी गई बातों के अकॉर्डिंग यहां पे शासन संचालित नहीं होगी, ठीक है। अब आइए, एक वर्ड आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष, अभी आपने सुना है, और एक वर्ड आप सुनते हैं क्या, धर्म निरपेक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धर्म निरपेक्ष को, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष में भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे धर्म को। जैसे कि हमने कहा पंथ निरपेक्ष को सेक्युलर,
तो धर्म को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? तो आप बोलेंगे सर धर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिलीजन बोल देते हैं ना जी। क्या ये धर्म इक्वल्स टू रिलीजन होता है? मतलब क्या कि धर्म का जो धर्म इक्वल्स टू रिलीजन का मतलब क्या है कि धर्म का जो मतलब है वही मतलब रिलीजन का है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है ये भी हम आपको प्रूव करते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिए, जैसे मैंने बोला साइंस फाड़ देंगे भाई, ठीक है ना, साइंस पढ़ो तो फाड़ दो, ठीक है ना, साइंस फाड़ दो, या मैं लिख रहा हूँ साइंस पढ़ाएंगे फाड़ करके, ऐसे हम बोल रहे हैं आपको, पढ़ाएंगे फाड़ करके, फाड़ देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब साइंस ने हिंदी में लिख देता हूँ विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है ना, विज्ञान पढ़ाएंगे फाड़ के। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? विज्ञान का साइंस हो जाएंगे। पढ़ाएंगे मतलब टीच करेंगे, फाड़ करने का इंग्लिश क्या होगा? अब ये बताइए। साइंस को फाड़ के, कोई सब्जेक्ट को फाड़ करके मतलब कि हम बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि इसके कुछ समान हम एक वर्ड हमने क्या कर लिया है, इसको जो इसके क्या कर रहा होगा, इसको डिफाइन कर रहा होगा, है कि नहीं। विज्ञान का सही है साइंस है, पढ़ाना टीच, ये दोनों मीनिंग इक्वल है, यानी आप विज्ञान इक्वल्स टू आप साइंस लिख सकते हैं, पढ़ाना इक्वल्स टू टीच लिख सकते हैं, लेकिन फाड़ का मतलब बेस्ट ये लिख सकते हैं नहीं। उसी तरीके से धर्म का हमने जो रिलीजन जो इंग्लिश वर्ड खोज लिया है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब। क्यों? अब कैसे नहीं है ये समझिए। नॉट इक्वल्स टू जो मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि इक्वल्स टू दे करके जो मैंने काट दिया, ये समझ में आया ना कि फाड़ना और बेस्ट, ये मतलब ये समझ में आ गया ना, वही यहाँ पे मतलब। अब कैसे इसको समझिएगा, अब पहले रिलीजन को समझिए फिर धर्म को समझेंगे, क्यों दोनों एक चीज नहीं है। रिलीजन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास क्या है, गॉड है, ठीक है ना। गॉड मतलब क्या हो गया? गॉड मतलब जी मतलब बनाने वाला, ओ हो गया आपको चलाने वाला, और डी हो गया आपको खत्म करने वाला। यही हो गया आपके ब्रह्मा, यही हो गया आपके विष्णु, यही हो गया आपके महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ हम हैं, यानी कि यहाँ पे जनता है। तो इनके बीच का जो रिलेशन बनाने वाला वो कौन है? तो ये आपका रिलीजन है। यानी कि कोई रिलीजन जो है जो भगवान को कोई व्यक्ति से जोड़ता है, समझ में आए ना। रिलीजन शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? भगवान को व्यक्ति से जोड़ने वाला, वो कौन है? रिलीजन है। यानी कि इस रिलीजन का संबंध, अच्छा गॉड को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। हाँ इतना पता है कि गॉड है, भगवान कहीं है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, कहीं है। एक अलौकिक शक्ति की बात करते हैं, एक सुपर नेचुरल पावर की बातें करते हैं। तो ये जो रिलीजन है एक सुपर नेचुरल पावर से हमें क्या करता है? जोड़ता है। किसको? गॉड से जोड़ता है। किसको? व्यक्ति को जोड़ता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब गॉड से, जिसको किसी गॉड को किसी ने देखा है? नहीं देखा, बस हमें पता है एक अलौकिक शक्ति है ना, एक सुपर नेचुरल पावर है ये। तो गॉड को जो व्यक्ति से जोड़ने वाला है वो कौन है? आपका रिलीजन। लेकिन जब बात होती है धर्म की, तो धर्म क्या है? देखिए गॉड है ये, अब यहां आपका हिंदू हो गए, ठीक है, इधर आपको मुस्लिम हो गए, इधर आपके क्रिश्चियनिटी हो गए, और इधर आपको सीख ले रहे, ठीक है, सिख हो गए। अब जो हिंदू है इन सभी की आस्था क्या है? भगवान के ऊपर है, गॉड के ऊपर है ना। हिंदू की भी आस्था अपनी अलग है, गीता धर्म ग्रंथ इनके अलग है, उन पे लिखी गई बातें अलग अलग है। मुस्लिम की कुरान अलग चीजें हैं, यहाँ पे नमाज पढ़े जाएंगे, यहाँ पे पूजा किया जाएगा, ठीक है ना। अपने धर्म ग्रंथ के अंदर जो भी है, इस आपके क्रिश्चियनिटी में यहाँ पे बाइबल पढ़ा जाएगा, वहां पे उनकी बातें लिखी गई है। तो उसके बाद आपके सिख में अलग है, बातें लिखी गई, यहाँ का धर्म ग्रंथ अलग हो गया, यहाँ पे बातें अलग है। लेकिन सब आ कहाँ रहे हैं? तो गॉड के पास ही आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? गॉड के पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंदू को गॉड के पास पहुंचने का तरीका पंथ, यानी कि मतलब क्या कहा जाए, एक मिनट, मैंने यहाँ पे पंथ निरपेक्षता को मैंने समझाने लग गया भाई। नहीं, पंथ निरपेक्षता ही कर लेते, क्या दिक्कत है। रिलीजन आपने समझ लिया ना। रिलीजन कहने का मतलब क्या है? जो गॉड को, ठीक है ना, व्यक्ति से जोड़ता है, जो गॉड को व्यक्ति और गॉड के बीच एक रिलेशन बनाने वाला, वो कौन है? रिलीजन है। और गॉड जिसको किसी ने देखा नहीं, यानी कि ये रिलीजन कर क्या रहा है? एक अलौकिक शक्ति से हमें क्या करवा रहा है? मिलन करवा रहा है। गॉड जिसके हम एक अभिकल्पना करते हैं कि कहीं भगवान है। लेकिन धर्म यहां नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग पंथ समझ रहे, तो चलिए पंथ ही लिख ले रहे हैं यहाँ पे। पंथ का मतलब क्या होता है? देखिए पंथ का मतलब होता है, इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं रास्ता। लेकिन ये जो रास्ता है एक सॉलिड रास्ता, जैसे NH हाईवे हो गया। लेकिन ये पंथ जो हो गया ना, ये एक विचार है, ये सॉलिड नहीं होगा, एक विचार है। जैसे विचार करने का मतलब है मार्ग ही है, रास्ता ही है। लेकिन ये रास्ता कैसा है? सॉलिड रास्ता, जिसमें आपकी गाड़ी चल रही है, हाईवे चल रही है ना, आप चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है। लेकिन ये पंथ का मतलब है कि कोई विचार है, कोई विचार को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो सॉलिड नहीं है। जैसे कि सिख भी जा रहे हैं भगवान के पास, ये पंथ से, तो ये एक विचार वाला पंथ हो गया। कोई सॉलिड मार्ग है क्या? नहीं।
हिंदू भी जा रहे भगवान के पास ही, लेकिन सबका देखिए पंथ क्या है, अलग अलग है। सबका पंथ क्या है, रास्ता क्या है, अलग अलग है। तो पंथ का मतलब यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया। पंथ का मतलब क्या है, सबको जाना है गॉड के पास ही, मतलब सबको फेथ है गॉड पर, सबको विश्वास है, सभी धर्म को गॉड पर विश्वास है। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सबका जो रास्ता है, पंथ जो है, सबका अलग अलग है। मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, और भी जो धर्म लेना है सभी के अलग अलग है। यानी रास्ते को हमने क्या बोला, रास्ता को हमने, पंथ को हमने हिंदी में क्या कर दिया, रास्ता कर दिया, ठीक है ना। हिंदी में हम लोग पंथ बोल देते हैं या रास्ता बोल देते हैं, लेकिन रास्ता क्या हो गया, एक सॉलिड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, पंथ हम लोग एक विचार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बस ये अंतर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पंथ का मतलब क्या है, पंथ का मतलब क्या है समझिए, पंथ का मतलब क्या है, पंथ का मतलब किसी के बताए हुए, ठीक है ना, किसी के बताए हुए विचारों पर चलना। पंथ का मतलब क्या हुआ, किसी के बताए हुए विचारों पर चलना। बताए हुए विचारों पे किसी का मतलब कि हिंदू है तो जो गीता धर्म ग्रंथ है उनमें जो बातें बताई गई है उनके विचार पे चल करके हम गॉड की प्राप्ति करेंगे। मुस्लिम क्या करेंगे, आपके जो कुरान है उसकी जो विचारधारा है उनके विचारों को फॉलो करके भगवान के पास पहुंचेंगे। सेम ईसाई और सिख और जो भी है धर्म। तो पंथ का मतलब समझ में आ गया ना आपको, पंथ रिलीजन ये समझ में आ गया। अब समझते हैं धर्म की बातें क्या होती है, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता क्या है, और संविधान में क्यों पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया, धर्म निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म की बातें कर रहे हैं। देखिए धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब आप समझिए, धर्म का मतलब कुछ किसी लक्षण से है, ठीक है ना। धर्म का मतलब किसी लक्षण से है। जैसे समझिएगा, धर्म क्या बोलता है, धर्म एक रिप्रेजेंट कर रहा है लक्षण को, ठीक है ना, किसी चीज को धारण करने को बतला रहा है धर्म। रिलीजन अलग चीज है, भगवान को और व्यक्ति को जोड़ने वाला रिलीजन है, एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात कर रहे हैं। गॉड से हमें जो जुड़वा रहा है वो कौन है, धर्म, रिलीजन है। लेकिन धर्म क्या एक लक्षण है। जैसे हमें माफ करना चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, किसी को माफ कर देना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म है। धर्म का अर्थ मैं बतला रहा हूं। हमें दान करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये धर्म का एक लक्षण है, ठीक है ना। ये सभी लक्षण है। धर्म कहीं भी भगवान की बात नहीं कर रहा है, इसका संबंध कहीं भी ईश्वर से नहीं है। पहले बात तो ये क्लियर रखना है कि धर्म का मतलब कहीं भी ईश्वर से संबंध नहीं है। धर्म हमें कुछ लक्षणों को धारण करने सिखलाता है, समझ में आया ना। धर्म हमें क्या बतलाता है कि हमें कुछ लक्षणों को धारण करना है, जैसे कि माफ करना सीखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये हमें धर्म कुछ चीजें, कुछ लक्षण को बतला रहे हैं, यानी कुछ चीज को धारण करना है। जैसे अगर कोई माँ है या माता है, तो माता का क्या है, धर्म है अपने बच्चों का सेवा करना। पिता का धर्म है बच्चों का क्या करना, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना। गुरु का धर्म क्या है, ज्ञान प्रोवाइड करना। छात्र का क्या धर्म है कि शिक्षा अर्जित करना। ये धर्म का अर्थ मैं आपको बतला रहा हूं। तो धर्म का मतलब क्या है कि आप अपने प्रति, ठीक है ना, और समाज के प्रति, ठीक है ना, आप अपने प्रति और समाज के प्रति क्या बने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व बने। कहने का मतलब ये है, कर्तव्य उत्तरदायित्व मतलब कि माता अगर अपने कर्तव्य का पालन ना करे, पिता अपने कर्तव्य का और उसके ऊपर उत्तरदायित्व ना हो, गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे और उसके ऊपर उत्तरदायित्व ना हो, छात्र अपने कर्तव्य का पालन ना करे और उसके ऊपर अगर उत्तरदायित्व ना हो। मतलब गुरु, जैसे कि आप एज ए गुरु में आप मेरे को मान रहे, मान के चलते, माने चाहे नहीं माने अलग बात है भाई। अगर मैं गुरु हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या, आपको क्वालिटी कंटेंट देना। दूसरी बात, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं और अगर मैं जो भी दे रहा हूं उसके ऊपर मैं उत्तरदायित्व भी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर होगी, जवाबदेही भी मेरी होगी। तो अगर मैं इसको धारण ना करूं, ठीक है, तो क्या सही चीज है, नहीं। तो धर्म हमें यही बतला रहा है, क्या, कुछ लक्षण के बारे में, और उसको हमें धारण करने हमें सिखलाता है धर्म, ना कि इसका संबंध किसी भी ईश्वर से है। समझ में आया। यानी आपने क्या समझ लिया, आपने सबसे पहले समझा रिलीजन। तो रिलीजन में आपने क्या समझा, आपने रिलीजन में समझा कि गॉड को किससे संबंध करवा रहा था, गॉड, व्यक्ति का संबंध कराने वाला कौन है, व्यक्ति, गॉड से, वो है रिलीजन। इसके बाद आपने पंथ के बारे समझा। पंथ में आपने क्या समझा, इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग रास्ते हैं या फिर अलग अलग विचार हैं जाना, लेकिन एक ही जगह है। पंथ का मतलब यही समझा आपने। उसके बाद आपने धर्म में क्या समझा, इसमें आपने धर्म में समझा क्या, कुछ लक्षण के बारे में, उस लक्षण को हमें क्या करना है, धारण करना, यानी कि हम कर्तव्य और उस कर्तव्य के उत्तरदायित्व होंगे,
किसके बारे हमें धर्म सिखलाता है? धर्म हमें क्या सिखलाता है कि हमें हमारे ऊपर एक कर्तव्य होगा और हम उस कर्तव्य के ऊपर क्या होंगे? उत्तरदायित्व होंगे। जैसे कि माता है तो माता का अपना धर्म है, क्या है कि बच्चे का पालन पोषण करना अच्छे से। पिता का धर्म है उसको क्या करना? उसकी हर एक सुविधाएं प्रोवाइड करना। शिक्षक का धर्म है भाई, कर्तव्य है शिक्षा देना और उसके ऊपर उत्तरदायित्व होना। छात्र का भी एक कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य यानी कि ये धर्म हो गया। अब बात कर लेंगे निरपेक्षता, एक जो शब्द आ रहा है निरपेक्षता। इस निरपेक्षता का मतलब को समझिएगा, यहां से फिर सारी चीजें हो जाएगी। निरपेक्षता का मतलब होता है हट जाना, यानी यहां से हट जाना। तो एक बात बतलाइए, अगर मैं कह दूं धर्म निरपेक्षता, इसका मतलब क्या? धर्म मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया धर्म मतलब क्या है? कोई भी चीज को धारण करना। क्या चीज को धारण करना? लक्षण को, और उसके प्रति हमें क्या करना है? कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है और उसके प्रति हम उत्तरदायित्व होंगे। और निरपेक्षता बोलता है इससे हट जाइए, यानी कि आप अपने कर्तव्य से हट जाइए और उसके ऊपर आप जो उत्तरदायित्व है उससे भी आप हट जाइए। तो क्या अगर कोई माता का धर्म है बच्चे का पालन पोषण करना, तो धर्म निरपेक्षता अगर आप बोल रहे हैं यानी माता क्या करे? अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व से हट जाए, शिक्षक अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व से हट जाए। क्या सही है? नहीं। इसलिए हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं की गई है। अब आइए बात करते हैं हमारे संविधान में क्या है? पंथ निरपेक्ष है ना, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्षता को भी समझ लीजिए कैसे। देखिए हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्षता, है ना। पंथ निरपेक्षता, पंथ मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विचार हैं कहां जाने के लिए? गॉड के पास जाने के लिए, है कि नहीं भाई? हमारे पास पंथ का मतलब क्या है? बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग है। तो हमारा संविधान बोलता है हमारा राज्य जो है क्या? भारत राज्य का एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो पंथ का मतलब क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन निरपेक्षता मतलब हट जाना। लेकिन हम इनमें से किसी भी मार्ग का क्या करेंगे? हम अनुसरण नहीं करेंगे, हट जा रहे हैं, हम इस मार्ग से हट रहे हैं। हम कोई भी मार्ग को फॉलो नहीं करना, हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी धर्म का हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ आप समझ में आया कि नहीं? पंथ मतलब है बहुत सारे मार्ग हैं, ये गॉड है, एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है। निरपेक्षता हट जाएंगी, ना तो इस मार्ग को हम फॉलो कर रहे हैं, ना इस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, ना इस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा कोई भी विचार, कोई भी धर्म के विचारधारा को क्या किया जाएगा? अनुसरण नहीं किया जाएगा। यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य किसी शासकीय धर्म को नहीं अपनाएगा, कोई भी धर्म को नहीं अपनाएगा। वहां पे शासन संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आया? क्लियर है भाई? तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, धर्म निरपेक्षता क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर भी मैंने समझा दिया, समाजवादी भी समझा दिया। तो अब देखिए मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ ये आपका, अब यहाँ पे आप लिखेंगे भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप समझाएंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, जिसमें समाजवाद शब्द की जो पंथ निरपेक्ष जिसमें जिक्र की गई है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो सबसे पहले हम उसमें ये लिखेंगे कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता का मतलब मैंने क्या बताया कि पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वहां पे जो भी शासन प्रणाली चलेगी किसी धर्म के विचारधारा के शासन के अकॉर्डिंग उसके विचार, वहां के धर्म के ग्रंथ के विचारधारा को फॉलो करके शासन वहां पे नहीं चलेगी, ठीक है। वहां पे संविधान के अनुसार वहां पे शासन सरकार करेगी। ये हो गया। इसके बाद फिर आप चलेंगे कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता के बीच के अंतर को समझाएंगे, जिसमें आप समझाएंगे कि धर्म और धर्म का मीनिंग जो रिलीजन है वो दोनों कैसे अलग है। फिर आप पंथ को समझाएंगे, फिर निरपेक्षता को समझाएंगे, और फिर आप बताएंगे कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष दोनों एक अलग चीजें हैं। हमारे संविधान में क्यों पंथ निरपेक्षता शब्द का जिक्र किया गया है, ये हो गया पूरा पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसका वर्णन हो गया, पंथ निरपेक्षता का मीनिंग समझा दिए। अब अगला आपको जो सवाल पूछा गया कि भारत के जो संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद जो है पंथ निरपेक्षता शब्द का बल प्रदान करती है। लेकिन इसके बाद आपको कुछ फैक्ट भी लिख देना है, जैसे कि आप पंथ निरपेक्ष का स्टार्टिंग शब्द लिखेंगे ना भाई, डेफिनेशन, कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि भारत राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वहां पे जो भी शासन चलेगी किसी भी धर्म के विचारधारा के अकॉर्डिंग वहां पे शासन नहीं चलेगी, वहां पे संविधान के अनुसार शासन चलेगी। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्षता शब्द से और भी जो फैक्चुअल चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि नोट्स में मैं अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला चीज आप यहाँ पे फैक्ट में ये लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ठीक है ना,
पंथ निरपेक्ष शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा 1851 ईस्वी में जॉर्ज, ठीक है ना, जॉर्ज जैकब ने, ठीक है ना, जॉर्ज जैकब होलीयोक, ठीक है ना, होलीयोक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के रहने वाले थे। दूसरा, इस पंथ निरपेक्ष की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस से हुई थी। फ्रांस से होने का मतलब पंथ निरपेक्ष की शुरुआत हुई थी, मतलब यहाँ पे धर्म को और सरकार को क्या रखा था? व्यवहारिक स्तर पे अलग रखा गया था, ठीक है ना। यानी धर्म अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। सरकार धर्म के अनुसार यहाँ पे शासन नहीं करेगी, धर्म के अनुसार यहाँ पे शासन नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब अलग और फैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे आधुनिक भारत में, ठीक है ना, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में सबसे पहले पंथ निरपेक्ष शासन की स्थापना की, यानी कि पंथ निरपेक्षता को फॉलो किया गया था। किस राजा ने? तो नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह। तो ये सारे फैक्ट भी आप लिख सकते हैं बहुत सुचारू ढंग से। इसके बाद लेटेस्ट आप 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं कि जहां साफ शब्दों में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ने रिपोर्ट जारी की है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांग नहीं सकती है। ये एक भ्रष्टाचार होगा, ठीक है ना, भ्रष्ट आचरण होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कोई भी नेता नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए, आर्टिकल हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 15 की। जब आर्टिकल के बारे में पूछेंगे तो आर्टिकल 15 मेंशन कर देंगे। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? साफ साफ लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, ठीक है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, ठीक है ना। धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते कि वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। ये आर्टिकल 15, यानी कि ये पंथ निरपेक्षता को बल प्रदान कर रहा है ना। यानी यहाँ पे कोई भी धर्म को साथ नहीं दिया जा रहा, आर्टिकल 15 साफ साफ लिख रहा है। दूसरा, आप आर्टिकल 25 से 28 को जब देखेंगे, आर्टिकल 25 से 28 मौलिक अधिकार भाग 3 में साफ साफ लिखा गया क्या यहाँ पे कि धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। साफ साफ शब्दों में लिखा गया, धर्म की स्वतंत्रता की बात की। आप कोई से भी धर्म को आप अपना सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। कोई भारत का अपना धर्म नहीं है। आप और भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में संविधान सबसे बड़ा है, ना कि कोई भी धर्म ग्रंथ। यानी भारत में कोई धर्म ग्रंथ बड़ा नहीं है, यहाँ पे संविधान ही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट आप चीजों को लिख सकते हैं, किसमें? आप इस पॉइंट में अच्छे से मैप बना करके दिखा सकते हैं, आर्टिकल मेंशन करके। मैप बनाने का मतलब क्या? डायग्राम स्ट्रक्चर बना करके इस प्रकार से। जब आप पंथ को डिफाइन करेंगे तो आप उसको बनाएंगे इस प्रकार से। गॉड यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कोई एक लिख देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पथ, ये दिखाएंगे। उधर जब आप किसके बारे में, यहाँ पे आप जब रिलीजन को समझाएंगे तो वहां मैपिंग कर लेंगे, गॉड और संबंध कर रहे हैं व्यक्ति के बीच, इसके बीच रिलेशन करने वाला कौन है? तो वो रिलीजन। तो ये एक अच्छा खासा आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। आपका सॉलिड फैक्ट भी आप दे देंगे। पंथ निरपेक्षता शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, कहाँ आया था, कौन से ईयर में यूज किया गया था, मतलब दिया गया था, किसने दिया था? जैकब होलियोक ने दिया था 1851 में। आधुनिक भारत में किसने पंथ निरपेक्षता शासन को शुरुआत की थी? तो रंजीत सिंह ने की थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिख लेंगे कि इस पंथ धर्म के आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी नेता वोट नहीं मांग सकती। ये एक भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्ट आचरण के तहत ये होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यानी अब आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। क्या बातें हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है, संविधान का स्रोत क्या? भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है और समाजवादी बनाना है, यस सर, बनाना है। अब इसके बाद पंथ निरपेक्ष भी आप समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र और गणराज्य के बाद। कल पढ़ के खत्म हो जाएगा हमारा उद्देशिका। तो उसके बाद न्याय वगैरह, तो ये सब चीजें तो आपने याद कर ही लिया है। अच्छा, उसमें मैंने शायद बताना भूल गया था कि ये जो न्याय की बात की है ना, कि हमें सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, तो ये जो न्याय हमने लिया, ये कहाँ से लिया था? रूस से लिया था। फ्रीडम की बात की थी, हमें विचार की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था। समानता, ये देखिए समानता है यहाँ लिखा हुआ गलत है, ये इक्वलिटी, यहाँ पे समता होगी, ठीक है। ये हमने कहाँ से ली थी? फ्रांस से। और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, हमने फ्रांस से ली है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद कर लेंगे। हम भारत के लोग तो याद हो गया। ये समाजवाद और ये सेक्युलरिज्म, ये आपको समझ में आ गया है वर्ड। 1976 में हमने ऐड किया है। तो चलिए भाई, कल हम लोग इस उद्देशिका को खत्म कर लेंगे। बाकी फिर हम लोग एमसीक्यू भी लगा लेंगे। देखिए एमसीक्यू सारे पीसीएस लेवल के आपको मैंने रख रखे 23 सवाल लगाएंगे पीसीएस में सारे। ये देखिए पीसीएस जो लिखा हुआ है ये आपका एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। बाकी देखिए यूपीएससी बीपीएससी का पूछा गया प्रस्तावना, ये सारा चीज आपका रेडी है। ये सारा हम लोग कर लेंगे अटेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है भाई। पीटी मेंस मतलब कहीं तरह का पूरा जुगाड़ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो लगता है अगर आपको जुड़ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चीजों को समझ करके कंसेप्ट ओरिएंटेड कंटेंट वगैरह सब कुछ अपलोड हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपको।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।